हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम लेसन पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुवीय संरचना। और परमाणुवीय संरचना में आज हम यहां पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो पहले देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम एक प्रकार का डायग्राम बोलूं मैं, आरेख बोलूं या चित्र बोलूं, एक ही बात है। आपने 10th क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ी है कि जब श्वेत प्रकाश को और प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ऐसी बात आपने जरूर पढ़ी है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश और 7 रंगों की पट्टियों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों की पट्टियां बन जाती हैं आगे। उन 7 रंगों की पट्टियों को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम यानी एक प्रकार का चित्र। तो फिर हमारी परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब श्वेत प्रकाश को और प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों की या विभिन्न रंगों की पट्टियों के रूप में विभाजित हो जाता है। इन विभिन्न रंगों की पट्टियों को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बोलूं या स्पेक्ट्रा बोलूं, यहां कोई फर्क नहीं है। तो इन रंगों की पट्टियों को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और एक खास बात और याद रखनी है, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को ज्ञात किया गया था। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु उठाकर और उसमें स्पेक्ट्रम ज्ञात किया गया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सबसे पहला वो परमाणु कौन था, प्रारंभिक परमाणु कौन सा था जिसमें स्पेक्ट्रम ज्ञात किया गया था। तो जिसमें स्पेक्ट्रम ज्ञात किया गया था वो हाइड्रोजन परमाणु था। आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दी। इस प्रकार की रेखाओं को वहां विशिष्ट नाम भी दिया गया हाइड्रोजन परमाणु में। तो उन रेखाओं को क्रमबद्ध ऊपर से नीचे की ओर कुछ नाम दिए गए थे, वो नाम मैं लिख रहा हूं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में और जो पतली रेखाएं दिखाई दी, उन पतली रेखाओं को कई नामों से जाना गया। एक नंबर लाइमन श्रेणी। कहने का अर्थ ये एक इस प्रकार की पतली रेखा थी जिसमें जो स्पेक्ट्रम में प्राप्त हुई थी, लाइमन श्रेणी। फिर उसके बाद में बामर श्रेणी, लाइमन के बाद बामर। और फिर पाश्चन, कौन सी? पाश्चन श्रेणी। और फिर उसके बाद में ब्रैकिट श्रेणी। कौन सी? ब्रैकिट श्रेणी, ब्रैकिट श्रेणी। और उसके बाद में फंट श्रेणी। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकिट और फंट, ये श्रेणियां आपको याद रखनी है। और अक्सर ये पूछी जाती है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में प्राप्त श्रेणियों के नाम लिखिए। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकिट, फंट, ये श्रेणियां थी। ये पतली पतली इस प्रकार की रेखाएं थी। समझाने के लिए आपको यूं समझाऊं, ये पतली पतली रेखाएं थी। उन रेखाओं को ही विभिन्न वैज्ञानिकों ने और अपने नाम से ये नाम दिए, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकिट और फंट श्रेणी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फिर आपको यह भी याद रखना है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे ये मान लीजिए कि एक पतली रेखा है, ये वाली पतली रेखा है। इस रेखा को जब जूम करके देखा गया तो इस पतली रेखा में भी अनेक रेखाएं थी और अनेक रेखाएं थी और उनकी संख्या ज्ञात करने का सूत्र दिया गया। जैसे ये एक पतली रेखा है, मैं सपोज कीजिए मैं इसे लाइमन श्रेणी मान लेता हूं। लाइमन श्रेणी को जब जूम करके देखा गया तो इस खुद लाइमन श्रेणी में भी अनेक पतली पतली रेखाएं थी। और वो रेखाएं कितनी थी और उनकी संख्या ज्ञात करने हेतु एक सूत्र दिया गया जिसे कहा गया तरंग संख्या सूत्र। क्या कहा गया? तरंग संख्या सूत्र। और वो तरंग संख्या सूत्र आपको याद रखना है। उसे हम V बार, ऊपर बार बोलते हैं इसे, V बार इजिकल टू, और यहां 109677, ये एक कांस्टेंट रखा गया जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, क्योंकि ये रिडबर्ग वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। और उसके बाद में यहां इस प्रकार से 1/स्क्वायर और 1 माइनस 1/, और n2 यानी 1/,
n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। ये आपको रिडबर्ग ने ज्ञात किया था वो सूत्र। और किसका? तरंग संख्याएं ज्ञात करने का सूत्र। तरंग संख्याएं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। विभिन्न श्रेणियों में पतली पतली रेखाएं और होती हैं। उन पतली पतली रेखाओं की संख्या ज्ञात करने हेतु और एक सूत्र दिया गया जिसे तरंग संख्या सूत्र कहा जाता है। तो ये किसी स्पेक्ट्रम में रेखाएं ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी स्पेक्ट्रम में जो अनेक पतली पतली रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछे तो V बार इजिकल टू 10 और 96 स्तर और गुणा में 1/n का n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहां ये और सुन लीजिए, इसे तो बोलते हैं रिडबर्ग संख्या। कौन सी संख्या? रिडबर्ग संख्या। ये रिडबर्ग ने ज्ञात की थी, रिडबर्ग संख्या बोलते हैं इसे। तो यहां n1 का यह अर्थ आप याद रखना, जैसे मतलब आप इनको क्रमबद्ध याद रखना। आप लाइमन श्रेणी से और ब्रैकेट में जा रहे हो, लाइमन श्रेणी से ब्रैकेट में जा रहे हो आप, तो याद रखना n1 का मान तो यहां लाइमन 1 नंबर पर आती है, तो n1 का मान तो यहां 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और आप लाइमन श्रेणी में रेखाएं ज्ञात करते करते और आप ब्रैकेट में पहुंच गए, तो ब्रैकेट में पहुंच गए तो ये 4 नंबर पर आती है, तो यहां n2 का मान 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कर लेंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यह सूत्र कब लगता है? जब आप एक प्रमुख श्रेणी से और अन्य श्रेणियों में रेखाएं ज्ञात करते करते पहुंच जाते हो, तो उस संदर्भ में फिर ये सूत्र काम में लिया जाता है। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु का बोर मॉडल। इसे बोर भी कहते हैं और बोहर भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। आपको 2 ये नाम लिखे हुए मिलेंगे अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से। तो परमाणु का बोर मॉडल या बोहर मॉडल जो आधुनिक मॉडल कहा जाता है एक प्रकार से, और वर्तमान में यही प्रचलित है। तो इस बोर मॉडल के अनुसार आप ध्यान दीजिए, परमाणु है वो गोलाकार आकृति का होता है और गोलाकार आकृति के केंद्र में और एक कठोर दृढ़ पिंड होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार के बाहर ये चारों ओर ये वर्ताकार कक्ष होते हैं। ये वर्ताकार कक्ष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना? और इन वर्ताकार कक्षों को आप याद रखना, KLMN इस प्रकार से OPQRST ऐसे कहा जाता है। तो परमाणु बोर के अनुसार गोलाकार आकृति का होता है। गोलाकार आकृति के केंद्र में एक दृढ़ पिंड होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और याद रखना, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन पर तो P+ कर देते हैं और न्यूट्रॉन पर 0 लगा देते हैं। और बाह्यतम कोश इन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये जो गोल आकृति मैंने बनाए हैं KLMN, इनको कोश अथवा ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और इन्हें कोश भी कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, इन्हें कोश भी कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वो E- से दर्शाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन लगातार इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर बिंदु पूरा हुआ। 1 नंबर बिंदु कौन सा? कि परमाणु बोर के अनुसार गोलाकार आकृति का होता है। गोलाकार आकृति के मध्य में एक दृढ़ पिंड होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। बाह्यतम जो वर्ताकार मतलब कोश है उन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, जिन्हें KLMN से प्रदर्शित करते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। 1 नंबर बिंदु पूरा हुआ। दूसरे बिंदु पर आते हैं कि परमाणु के जो ऊर्जा स्तर हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते समय, घूमते समय जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है, यानी K है जो K, इसे मैं निम्न बोलूंगा, L को मैं उच्च बोलूंगा।
m को मैं उससे और उच्च बोलूंगा, यानी बाहर आने पर हम बोलेंगे उच्च ऊर्जा स्तर, अंदर की तरफ जाने पर हम बोलेंगे निम्न ऊर्जा स्तर। तो यहाँ k है वो निम्न ऊर्जा स्तर है, l है वो उच्च ऊर्जा स्तर है, m है वो और उच्च ऊर्जा स्तर है, n है वो इससे और ज्यादा उच्च ऊर्जा स्तर है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाते हैं, आपको याद रखना है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न वाले में घूमते घूमते और बाहर वाले अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो फिर ऊर्जा का बाह्य वातावरण से और वो ऊर्जा का अवशोषण कर देता है। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते हुए और उच्च ऊर्जा स्तर से बाहर वाले से निम्न में जाता है, छोटे वाले में जाता है, तो ऊर्जा का याद रखना उत्सर्जन करता है। निम्न से उच्च में जाए तो अवशोषण करता है, निम्न से ऊंचे वाले में जाए तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और अगर उच्च से निम्न में जाए तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी कि मतलब जब उच्च से निम्न में जाएगा तो निम्न में जाते समय इस दौरान अपनी ऊर्जा छोड़ेगा, वो ऊर्जा वातावरण में चली जाएगी, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जब निम्न से उच्च में जाए या उच्च से निम्न में जाए, इस दौरान ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होगा। तो फिर उस ऊर्जा अंतराल को आप याद रखना एक समीकरण द्वारा, एक सूत्र द्वारा और हम व्यक्त करते हैं कि डेल्टा ई बराबर ई और पैरों में F माइनस ई और पैरों में I। यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है, इस दौरान जो ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा, उस ऊर्जा अंतराल को, उस ऊर्जा के अंतर को और एक व्यंजक द्वारा दर्शाते हैं, वो है डेल्टा ई इजिकल टू ई एफ माइनस ई आई। एफ का अर्थ है फाइनल यानी लास्ट वाला, यानी उच्च ऊर्जा स्तर, तो ई एफ का अर्थ है यानी ई मीन्स एनर्जी और एफ का अर्थ है फाइनल, फाइनल का बाहर वाला, और आई मीन्स इनिशियल, आई बोलते हैं इनिशियल को, और इनिशियल मतलब शुरुआती प्रारंभिक अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर। तो आई से तात्पर्य निम्न ऊर्जा स्तर है, एफ से तात्पर्य उच्च ऊर्जा स्तर है। तो उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी को में से निम्न ऊर्जा स्तर की एनर्जी को घटा देते हैं, तो फिर दोनों जो आपके कोश है, ऊर्जा स्तर है, उनकी ऊर्जा का अंतर प्राप्त हो जाता है। और अंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा डेल्टा लगाया जाता है। डेल्टा हम वहां लगाते हैं जो चीज परिवर्तनशील हो, जो बदलती हो। तो देखिए दो जो ऊर्जाएं हैं वो बदलती हैं, कम ज्यादा होती रहती हैं, तो यानी उनका अंतर हम उसमें ज्ञात कर रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। तो यहाँ डेल्टा या डेल्टा ई इजिकल टू ई एफ माइनस ई आई, ये आपको याद रखना है कि ये दो कोशों में इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से जो ऊर्जा निकलती है या जो ऊर्जा अवशोषित होती है उसको ज्ञात करते हैं, वो डेल्टा ई इजिकल टू ई एफ माइनस ई आई बोला जाता है। और एक खास बात आप और याद रखना, और वो ये होगी कि जब आपके अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूर्णन करते हैं तो उनका कोणीय संवेग, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में या ऊर्जा स्तर में कोश में घूर्णन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उनका कोणीय संवेग है वो एक सूत्र से ज्ञात करते हैं, और वो कोणीय संवेग mvr इजिकल टू nh/2 पाई होता है। ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को ज्ञात करने का सूत्र है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वर्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाता है तो उनके कोणीय संवेग को mvr इजिकल टू nh/2 पाई से प्रदर्शित किया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और जिन वर्ताकार कोशों में या ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निम्न व्यंजक से ज्ञात किया जाता है। mvr इस पूरे को तो बोलते हैं कोणीय संवेग, nh/2 पाई, n यहाँ पर कोशों की संख्या है, कोशों की संख्या यानी दूसरे कोश में है तो n बराबर 2 लगा देंगे, तीसरे कोश में गुणन कर रहा है तो n बराबर 3 लगा देंगे। h को बोलते हैं प्लांक नियतांक, h को क्या बोलते हैं? प्लांक
नियतांक बोलते हैं एच को प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 की -34 जूल इंटू सेकंड होती है। जूल इंटू सेकंड ये प्लांक नियतांक का मात्रक है और इसकी वैल्यू है। और एक बात आपको और याद रखनी है कि परमाणु बोर के अनुसार परमाणु के उन्हीं वृत्ताकार कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिन कोषों के कोणीय संवेग का मान है वो NH/2π के पूर्ण गुणांक में हो। NH/2π के पूर्ण गुणांक में हो तो उन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन केवल चक्कर लगाते हैं। यानी कोष तो बहुत सारे हैं, इन सारों में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं, केवल उन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिन कोषों के कोणीय संवेग का मान यानी MVR का मान NH/2π के पूर्ण गुणांक में हो, पूर्ण गुणज के रूप में हो, तो उन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इतनी सी सामान्य बातें आप बोर मॉडल के बारे में याद